हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हमने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। सही है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं हमारे 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी और हम लोग ने ऑलरेडी हमारे 5 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। तो जिस बच्चे ने कोई भी लेक्चर कोई भी लेसन मिस कर दिया होगा, जरूर से जाकर उन सारे लेसन को देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से सारे लेसन सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, लास्ट लेक्चर से हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा 6th लेसन, जिसका नाम क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, जहां पे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार प्लांट और वाटर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर और फिर वो कैसे ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में। सही है, फिर वो कैसे ट्रांसफर होता है रूट से लेके पूरे अपर सेल्स तक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे सेल्स के सारे प्लांट्स के अंदर ये वाटर कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे अंदर जाता है वो। सही है, वो सारी प्रोसेस हम लोग समझ रहे थे। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज इसी लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, ठीक है, तो जाकर प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना जेआर ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन, वहां पे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। बहुत बेनिफिशियल एप्लीकेशन है। ठीक है, आप लोग को वहां पे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाली आप लोग के लिए। सही है, तो उसे डाउनलोड जरूर से कर लेना और यूज करते रहना। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप फीडबैक शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप यहां पर आकर मेरे मुझसे कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो, आज के लेक्चर, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने कहा, यहां तक हम लोग ने छोड़ा था ना चीजों को। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन होने के 3 तरीके हैं। एक है आपका इम्बाइबेशन, जो कि हमारा पढ़ना बाकी है। मैंने बोला था ना कि इसको हम लोग थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को डिफ्यूजन के बारे में समझाया था। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, और उसी से रिलेटेड एक वर्ड था बच्चों, ऑस्मोसिस। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फॉर्मूले सीखे थे ना। सही है, हम लोग ने पढ़ा था कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, फिर टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। सही है, जितना आपका जो सेल है वो प्रेशर लगा रहा है, उतना ही वाटर भी प्रेशर लगा रहा है उस सेल के ऊपर, तो टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। ऐसे कई सारी चीजें हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी। आज मुझे आपको समझाना है इम्बाइबेशन एक्चुअल में होता क्या है। सही है, इम्बाइबेशन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। आ जाओ, देखो डिफ्यूजन सबको पता है। ठीक है, डिफ्यूजन आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, द मूवमेंट ऑफ आयन और एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी आयन का मूवमेंट, एटम का मूवमेंट या फिर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा बच्चों कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई भी चीज को एक जगह पे रख दो जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो चीज हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई भी चीज हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगी। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला था? डिफ्यूजन। सिंपल सी बात है। फिर डिफ्यूजन के बाद बच्चों एक और चीज आ जाती थी जिसको मैंने तुम लोगों को बताया था, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता था? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस भी क्या है? एक डिफ्यूजन का ही टाइप है, बट इसके अंदर हम लोग क्या लगा देते थे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद है, इसके अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन लगा देते थे जिसका नाम क्या था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही, ठीक है, सिलेक्टेड सॉल्यूट को ही अलाउ करती है पास होने के लिए। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। प्लांट्स के पास होता है ना, प्लांट्स के पास जो सेल वॉल होता है बच्चों, सेल वॉल इज द फुल्ली परमिएबल। ठीक है, सेल वॉल मतलब किसी भी चीज को पास कर देगा। ठीक है, सेल वॉल से बैक्टीरिया पास हो जाएंगे, सेल वॉल से आयंस पास हो जाएंगे, सेल वॉल से जितना भी चीज है, ठीक है, सब कुछ पास हो जाता है आपके सेल वॉल से। सही है, सो सेल वॉल इज द फुल्ली परमिएबल। समझ रहे हो? ठीक है, सेल वॉल इज द फुल्ली परमिएबल, मतलब कोई भी चीज आपके सेल वॉल से पास हो जाएगी। बट अगर वही मैं अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करूं, यानी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, तो वहां से हर एक चीज पास ऑन कभी भी नहीं होती। इसीलिए अगर देखो आपकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों अगर फुल्ली परमिएबल होती तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उस प्लांट के अंदर इजीली इंसर्ट कर जाता। सही बात है। तो सेल वॉल के अंदर तो आपका कोई भी वायरस एंटर कर जाएगा, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज ऑलरेडी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही एक जगह से दूसरी जगह पास होने की अनुमति देती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, और कब देगी भैया? जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सही है, जिस भी चीज की एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो चीज हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। यही हमारा
डिफ्यूजन का स्टेटमेंट कहता था, सही है। तो ऑस्मोसिस भी क्या है, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का टाइप है बच्चों, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का टाइप है जहां पे हम यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, फिर मैंने आपको बताया था, देखो मान लो ये एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पे पानी भर दिया, मान लो इसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी भर दिया, सही है। और इस कंटेनर के बीच में मैंने यहाँ पे एक मोटी सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग दी यहाँ पे, ठीक है। ये जो मोटी सी मैंने येलो कलर की मेम्ब्रेन बनाई है, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, अभी तो आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि सर जितना पानी यहां पे है उतना ही पानी यहां पे भी है, तो कोई भी चीज यहां से वहां ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं अच्छा सुनो, मैंने क्या किया, इस जगह पे, ठीक है, ये वाली जो जगह है ना, इस जगह पे मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, यहां पे कुछ सॉल्यूट डाल दिया, समझो, मान लो मैंने यहां पे क्या डाल दिया, कुछ सॉल्यूट डाल दिया। अब जैसे ही मैंने इस जगह पे सॉल्यूट डाला बच्चों, यहां का वाटर पोटेंशियल कम हो गया कि नहीं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझाया था, कोई भी वाटर जब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन मतलब वाटर पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, वापस पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट अभी तक के लिए हम लोग क्या समझ में चलना है, अभी तक के लिए इतना समझ में चलो कि वाटर पोटेंशियल मतलब क्या। अगर मैं एक पानी का मॉलिक्यूल हूं, ठीक है, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल हूं और मैं इस कमरे में बंद हूं, सही है, तो अगर मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा तो मैं फ्रीली यहां से वहां घूम सकता हूं। अगर मान लो मैं एक कमरे में अकेला बैठा हूं तो मैं इस कमरे में आसपास आराम से घूम सकता हूं, क्योंकि बहुत जगह है ना मेरे पास घूमने के लिए, सही है। वहीं अगर इस कमरे में 50 लोग आ जाए तो क्या मैं फ्रीली घूम पाऊंगा, ठीक है। वो 50 जो लोग हैं वो मेरी इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना बच्चों, ठीक है, वो मेरी मूवमेंट को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सही बात है, समझ में आ रही बात। इसका मतलब जब मैं अकेले कमरे में था, ठीक है, जब मैं अकेले कमरे में था तो मैं कहीं पे भी मूव कर पा रहा था, मतलब मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो मेरे पास एनर्जी थी यहां से वहां घूमने की, वो ज्यादा थी, सही है, वो क्या थी, ज्यादा थी। इसी एनर्जी को हम लोग वाटर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर पोटेंशियल। मतलब वाटर की यहां से वहां रोटेट करने की, वाटर मॉलिक्यूल की यहां से वहां रोटेट करने के पास उसके लिए उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वाटर पोटेंशियल। अब अगर मैं इस वाटर में सॉल्यूट डाल दूं, मान लो मैंने इस वाटर के अंदर एल्यूमिनियम का आयन डाल दिया, अब ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम जाके कुछ वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ने की कोशिश करेगा और उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, सही है। तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या वो वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली घूम पाएगा उस सराउंडिंग में, क्या वो वाटर मॉलिक्यूल आराम से घूम सकता है, नहीं घूम सकता ना। मतलब उस एल्यूमिनियम ने क्या किया, उस एल्यूमिनियम ने बच्चों उस वाटर का जो मूवमेंट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको थोड़े समय के लिए क्या कर दिया, रोक दिया, जब तक वो उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब उससे अगर मैं इसके अंदर सॉल्यूट डाल दूं बच्चों तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मतलब यहां का वाटर पोटेंशियल अब कम है और यहां का वाटर पोटेंशियल अब ज्यादा है, सही है। सो वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वाटर पोटेंशियल जो आपका वाटर पोटेंशियल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आपका वाटर पोटेंशियल अगर कम होगा तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, कम होगी। अगर आपका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखेंगे अब यहां पे क्या केस बनता है, मैंने यहां पे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, सही है, यही कंडीशन थी। अब बताओ क्या यहां का वाटर यहां पे ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। यहां का वाटर यहां पे ट्रांसफर होने लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है, यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से यहां पे कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन कोई भी चीज कैसे ट्रांसफर करने लगेगी, इस ए से बी ट्रांसफर होने लगेगी, समझ रहे हो। मान लो ये वाला जगह वो ए है तो यहां से ये इस तरफ ट्रांसफर होने लगेगी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आ गए बच्चों, सॉल्यूट्स आ गए, ठीक है, यहां पे क्या आ गए, सॉल्यूट्स आ गए। और इन सॉल्यूट्स के वजह से, ठीक है, इन सॉल्यूट्स की वजह से यहां पे इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया। समझ में आई बात, ठीक है। सो इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस। क्लियर है, यहां पे समझ में आ रही बात। इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिंपल सा इतना हो रहा है कि जहां पे भी वाटर पोटेंशियल कम होगा, सही है, जहां पे भी वाटर पोटेंशियल कम होगा, जो आपका सॉल्वेंट है वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक नई वर्ड मैंने आपके सामने रख दी है, दैट इज
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा नाम है बट मतलब एकदम सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे मान लो 10 का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे मान लो 4 का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनके बीच में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर मैंने यहां पे सॉल्यूट ऐड कर दिया, समझ रहे हो, अगर मैंने इस साइड में क्या ऐड कर दिया बच्चों? सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये सॉल्यूट ऐड करने की वजह से यहां का कॉन्सेंट्रेशन गिर गया, यहां का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो गया। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट जनरेट हो गया। दिस इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम लोग कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, सही है। और जहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है तो चीजें फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। कौन सी जगह से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सही है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। समझ में ये बात? यहां पे भी डिफ्यूजन ही हो रहा है बट विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सही है। समझ में आ रही बात? अब मान लो एक और कंडीशन बनाते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। मान लो एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है जहां पे इसमें सॉल्यूट इतनी है, ठीक है, मान लो इसमें इतनी ही सॉल्यूट है, लेकिन इससे ज्यादा मैं सॉल्यूट इसमें डाल दूं, मान लो इससे ज्यादा मैं सॉल्यूट इसमें डाल दूं। अब देखो, अब देखो, अब सॉल्यूट किसमें ज्यादा है? अब सॉल्यूट इसके अंदर ज्यादा है, सही है। अब सॉल्यूट किसके अंदर ज्यादा है? इस वाले कंपार्टमेंट में ज्यादा है। दिस इज द कंपार्टमेंट ए एंड दिस इज द कंपार्टमेंट बी, सही है। तो अब सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इस वाले कंपार्टमेंट में ज्यादा हो गया तो यहां के जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सही बात है। अगर उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया तो वो यहां से वहां मूव नहीं कर पाएंगे ना। जैसा मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया कि अगर इस कमरे में मैं अकेला हूं, ठीक है, मान लो इस कमरे में अगर मैं अकेला हूं तो मैं अकेला कहीं पे भी मूव कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। मतलब मेरा जो पोटेंशियल है वो मस्त है, नहीं, सही है। अभी इसी कमरे में 50 लोग आ जाए तो मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं और जगह पे अच्छे से मूव नहीं कर पाऊंगा, सही है। मतलब मेरा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ, मतलब मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया, सही है। दिस इज नथिंग बट अ वाटर पोटेंशियल। समझ में आई बात? यही क्या कहते हैं? वाटर पोटेंशियल। समझ में आई बात? एक वाटर मॉलिक्यूल अगर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वाटर मॉलिक्यूल आपके पूरे जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो प्योर है, तो वो कहीं भी यहां से वहां मूव कर सकता है, उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा। बट अगर यहां पे सॉल्यूट आ गया तो ये सॉल्यूट क्या करेगा? इसके वाटर के मूवमेंट को बच्चों रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहां का वाटर पोटेंशियल का वैल्यू और गिर जाएगा, सही है। और यहां का वाटर पोटेंशियल का वैल्यू एज कंपेरेटिव क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर इसका वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा, सही है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या? कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, यहां पे अलग कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे अलग कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस जनरेट हो गया, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो गया, सही है। तो अब यहां पे देखो सॉल्यूट ज्यादा है, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, यहां पे सॉल्यूट कम है जिसकी वजह से इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो अब जो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या कहेगा कि कोई भी चीज अब B to A मूव करने लग जाएगी। समझ में आई बात? और कब तक मूव करेगी? जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक यहां पे आपका B से लेके A तक आपके सॉल्वेंट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इम्बाइबेशन की, ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं इम्बाइबेशन की, इम्बाइबेशन क्या है? इम्बाइबेशन बच्चों, अगर मैं कोई भी सेल को एक ऐसे मीडियम में डाल दूं, ध्यान से सुनो, मान लो दिस इज द मीडियम, ये कोई, मान लो इसके अंदर, इस बीकर के अंदर बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? बहुत सारा वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया? एक ऐसा सेल डाल दिया, एक ऐसा सेल डाल दिया जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो ये आपकी सेल वॉल है और इस सेल वॉल के नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है। इसके अंदर हमेशा हम लोग पता है ना कि जो सेल होता है, सेल के अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे अपना पोटेशियम प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। तो इस सेल के अंदर बड़ी सारी चीजें होंगी, क्योंकि भैया इसको मिनरल्स की तो जरूरत है, सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कंडीशन में डाल दूं, ऐसे वाटर के अंदर डाल दूं जो एकदम प्योर फॉर्म में है, ठीक है, जो क्या है? एकदम प्योर फॉर्म में है, एकदम प्योर फॉर्म में है, क्लियर है। तो इसका मतलब इस प्योर फॉर्म के वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, सही है। इसका वाटर पोटेंशियल, एक्चुअली वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई से डिनोट करते हैं, साई W,
ठीक है, ये सिंबल आप लोग ने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, साई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो साई से हमेशा वाटर पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखो इसका जो वाटर पोटेंशियल है बच्चों वो ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, सही है। तो अगर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होगा तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर पाएंगे, इसका मतलब उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, सही है। उनके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज नथिंग बट उनका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सही है। तो जिसका भी वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। मैंने भी आप लोगों को बताया ना कि वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना वाटर पोटेंशियल किसी का बढ़ेगा उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, सही है। वहीं अगर मैं इस सेल की बात करूं बच्चों, तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर तो प्रेजेंट है, बट इसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। तो वो सॉल्यूट क्या कर रहा है? उस वाटर की जो वाटर इस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका रिस्ट्रिक्शन उसका रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, उसको क्या कर दे रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, उसको यहां से वहां मूव करने नहीं दे रहा है। मान लो इसके अंदर एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट कर दे रहा है और उसको मूव करने नहीं दे रहा है। समझ में आई बात? तो मतलब इसका वाटर पोटेंशियल क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है, सही है। तो कैसे फ्लो होगा वाटर का? ठीक है, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल कैसे वर्क करेगा? हमेशा ये जो बाहर वाला वाटर है ये अंदर के साइड मूव होने लगेगा, ठीक है। बाहर वाला वाटर क्या होने लगेगा? अंदर के साइड मूव होने लगेगा। और कब तक मूव होगा? जब तक दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ में आई बात? समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो बाहर का पानी अंदर मूव हो रहा है, ठीक है। बाहर का पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है। जो आपका सेल है वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। आपका सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। मतलब मान लो दिस इज योर सेल वॉल और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एकदम पूरा भर जाएगा वाटर। मतलब जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वैसे पूरी सेल वॉल से चिपक जाएगी ऐसे, देख रहे हो? आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वो चिपक जाएगी आपके सेल वॉल से। अब सेल वॉल तो टूट नहीं सकती क्योंकि सेल वॉल भैया काइटिन की बनी है, तो सेल वॉल तो टूटेगी नहीं। लेकिन आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इतना पानी भर गया है कि वो क्या हो रहा है? जाके सेल वॉल के ऊपर क्या दे रहा है? प्रेशर लगा रहा है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, सही है। तो अब ये जो वाटर है बच्चों ये जाके सेल मेम्ब्रेन की वॉल पे क्या दे रहा है? प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। सेल में वॉल की मेम्ब्रेन पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। दिस प्रेशर इज नोन एज बच्चों टर्गर प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर, समझ रहे हो? इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्जिड कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन क्या है बच्चों? टर्जिड कंडीशन। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये टर्जिड कंडीशन है। टर्जिड कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि वाटर पूरा भर चुका है अंदर। तो जितने भी सेल्स हैं, जितना भी वाटर है वो इस सेल मेम्ब्रेन की वॉल पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर उसको धक्का दे रहा है, सही है। उस सेल मेम्ब्रेन की वॉल पे क्या लगा रहा है? वो प्रेशर लगा रहा है। इस प्रेशर को हम लोग ने क्या बोला? टर्गर प्रेशर। लेकिन सिमिलरली साथ ही साथ में ये वॉल भी क्या कर रही है? उस वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, तभी तो वो वॉल टूट नहीं पा रही, सही बात है। अगर वॉल पे वॉल अगर खुद से कोई प्रेशर नहीं लगाती तो ये वाटर पूरा वॉल को तोड़ देता और पानी बाहर निकल जाता, बट ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो तुम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर की जो सेल वॉल है ये भी प्रेशर लगा रही है उस वाटर के ऊपर ताकि वो वाटर अंदर ही रहे। समझ में आ रही बात? इस प्रेशर को, जो प्रेशर वॉल लगा रहा है वाटर के ऊपर, इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं बच्चों वॉल प्रेशर, सही है। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर। और जब आपका सेल पूरी तरीके से टर्जिड हो जाता है, पूरी तरीके से मतलब क्या? अंदर से पूरी तरीके से भर जाता है, पूरी तरीके से एकदम सूज जाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका वॉल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू योर टर्गर प्रेशर, ठीक है। आपका वॉल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। ये कंडीशन समझ में आ गई? जब भी आपका टर्जिड कंडीशन होगा, फुल्ली टर्जिड कंडीशन होगा, मतलब फुल्ली टर्जिड कंडीशन मतलब क्या? कि अब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल भी वाटर एंटर नहीं कर सकता है, ऐसा पूरा भर चुका है वो, समझ रहे हो? इसका वाटर पोटेंशियल एकदम मस्त बढ़ गया है, तो अब इसके अंदर से एक भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं कर सकता। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे फुल्ली टर्जिड कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है जितना प्रेशर वो लगा रहा है उतना ही प्रेशर आपका वॉल भी उस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। क्लियर है? और इस कंडीशन को, जहां पे आपका सेल पानी की वजह से फूल जाता है ना बच्चों, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इम्बाइबेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग ने देखा होगा कि जैसे हमारे घर पे रेजिन होते हैं, रेजिन आप लोगों को पता है ना, मुनक्का हम लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, सही है। जब भी हम लोग उसको रात को पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो आप सुबह उठ के देखो वो एकदम फूल जाता है, उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है। वो क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ इम्बाइबेशन।
अगर आप किसी लकड़ी का टुकड़ा लो, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा लो और उसको पानी के अंदर सोख करके रख दो, दूसरे दिन उठ के देखो तो उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा, वो लकड़ी ऐसे टूट जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में लकड़ी नहीं टूट रही थी, लेकिन अगर आप उसमें पानी भर के रख दो, उस लकड़ी को पानी के अंदर रख दो, तो वो लकड़ी ऐसे ही टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी घुस चुका है बच्चों, समझ रहे हो? उस लकड़ी के अंदर क्या घुस चुका है? पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से वो फूल गया है, समझ रहे हो? इम्बाइब हो गया, उसको इम्बाइब कहते हैं हम लोग। वो इम्बाइब हो गया है, फूल चुका है। दिस कंडीशन इज नोन एज इम्बाइबेशन। समझ में आई बात? ठीक है, इम्बाइबेशन क्या होता है, समझ में आई बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इम्बाइबेशन समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्बाइबेशन के बाद बच्चों, अच्छा अब हम लोग को थोड़ा सा सीखना है एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल होता क्या है, इसका सिंबल क्या है। देखो वाटर पोटेंशियल जितनी मैंने आपको चीजें बताई है वही है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, वही आपका वाटर पोटेंशियल है। बट एक एक्स्ट्रा अलग से टॉपिक लिख के दिया हुआ है, तो मैं सोचा आपको बता ही दूं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वाटर के पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है फ्रीली मूव करने की एक जगह से दूसरी जगह, समझ रहे हो? वाटर के पास जितनी भी एनर्जी है, फ्रीली एनर्जी है मूव करने की एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ वाटर पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो मान लो इट इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, मान लो इसके अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। और ये सारा का सारी पानी, जो सारा का सारा पानी है, ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, एकदम प्योर फॉर्म में, मतलब इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला है। ये आता है ना, ये पता है ना तुम लोगों को सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? ये लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था मैंने। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है ये सिखाया था मैंने तुम लोगों को। सही है, सॉल्यूट मतलब क्या? ऐसी चीजें जिसे हम लोग सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं, जिससे आगे चल के सॉल्यूशन बनता है। सही है, तो ये मैंने तुम लोग लास्ट वाले लेक्चर में सिखाया था ना, जैसे मैंने नींबू पानी का एग्जांपल दिया था। तो अगर आप नींबू को लोगे, ठीक है, तो आप नींबू को पानी में मिलाओगे या पानी को नींबू में मिलाओगे? किसकी हम लोग क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं? हमेशा पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं। सही है, इसका मतलब नॉर्मल सा मतलब है कि जो नींबू है उसको मैंने पानी के अंदर मिलाया, तो उसमें आपका जो नींबू है वो सॉल्यूट हो गया। सही है, और जो पानी है वो क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट। एक्चुअल में जो वाटर है उसे हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्योंकि ज्यादातर 90 to 95% इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना, उसको वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत सारी चीजों को खुद के अंदर डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है वो, समझ रहे हो? तो अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट। और अगर इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने कोई भी चीज डाल दी, मान लो शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl इज अ नमक ना, ठीक है, नमक क्या होता है? NaCl होता है। नमक डाल दिया, कोई दूसरे एलिमेंट डाल दिए, समझ रहे हो, जो मोस्टली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहे, इसका मतलब क्या है? कि वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पानी के अंदर पानी के साथ कोई ना कोई रिएक्शन कर रहे होंगे ना। ठीक है, शुगर डाल दिया मैंने, शुगर क्या है? शुगर पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर मैंने कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया, तो इसका जो मूवमेंट है बच्चों वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? इजीली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सही बात है। तो अगर मैं वाटर पोटेंशियल की बात करूं, वाटर पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। समझ में आ रही बात? वाटर की वो एनर्जी जिससे वो फ्रीली यहां से वहां मूव कर सकता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब अगर एकदम प्योर वाटर की बात करूं, मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, मान लो ये वो वाटर है जो कि एकदम प्योर है। ठीक है, ये क्या है? एकदम प्योर वाटर है। मान लो ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर समझते हो? डिस्टिल वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसको हम लोग डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस से बनाए हैं। नॉर्मल जो हमारे घर पे पानी आता है वो डिस्टिल वाटर नहीं होता, वो मिनरल वाटर होता है। मिनरल वाटर मतलब क्या? जिसके अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, थोड़ा क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ऐसी चीजें हमारे पीने वाले पानी में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है बच्चों, उसके अंदर सिर्फ प्योर H2O ही प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग डिस्टिलेशन से बनाते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं। जब हीट होता है तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल निकलती है वाटर की, वो निकलता है। फिर उस गैस मॉलिक्यूल को हम लोग कंडेंस कर देते हैं, और फिर कंडेंसेशन से जो वाटर बन रहा है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। दिस वाटर इज नोन एज डिस्टिल वाटर। तो मान लो दिस वाटर इज द डिस्टिल वाटर, उसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी नहीं प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसके वाटर मॉलिक्यूल कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, चाहे वो यहां से जा सकते हैं, चाहे वो वहां से जा सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। तो हमेशा बच्चों जिस भी चीज का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है ना, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी वाटर का उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है, अगर मैं साई बनाऊं और साई में यहां पे लिख दूं W मैक्स, ठीक है, W मैक्स समझते हो? साई W मतलब क्या? वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल एट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वाटर पोटेंशियल एट मैक्सिमम वैल्यू। तो साई W मैक्स की वैल्यू अगर
जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल उस टाइम पे क्या है, सबसे ज्यादा है। तो अगर ये प्योर वाटर है तो इसका मतलब क्या है कि इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, हमेशा जीरो। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट डाल दो, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट मैंने गलती से डाल दिया, गलती से क्या, चलो जानबूझ के डाल दिया, तो इसका वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर इस पानी के अंदर कोई भी सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं तो इसके वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब उस टाइम पे जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, इसकी नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो है। सही है, और अगर इसके अंदर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाता। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी +1 +2 +3 इस कंडीशन में नहीं होती। समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हमेशा जीरो। ठीक है, जीरो से आगे कभी भी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं जाएगी। अगर मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, थोड़ा सा भी सॉल्यूट ऐड किया, तो इसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर यहां से वहां अच्छे से घूम नहीं पाएगा जैसे वो पहले घूम रहा था। तो इस टाइम पे वाटर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां से वहां फ्रीली मूव करने का। सही है, तो इसका मतलब इसकी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव में। समझ में आई बात। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते। कुछ चीजें और मुझे आप लोगों को बतानी थी, जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। देखो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मान लो इसमें मैंने 3 कंटेनर बना लिया। दिस इज कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2 एंड कंटेनर नंबर 3। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, मैंने 3 कंटेनर बना लिए और तीनों के अंदर बच्चों मैंने वाटर भर दिया। मान लो यहां तक मैंने क्या भर दिया, सबके अंदर वाटर भर दिया। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। सही है, सही है, सिंपल सी बात है। अब तीनों के अंदर बच्चों मैंने सेल डाल दिया। ठीक है, तीनों के अंदर मैंने सेल डाल दिया। तो यहां पे मान लो दिस इज द सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और इस सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सबको पता है सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। अब पहला जो कंडीशन है बच्चों, इसके अंदर जो मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, इस जो कंडीशन नंबर ए है या फिर चेंबर नंबर ए है, इस चेंबर में मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। थोड़ा सा, मान लो मैंने क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन मुझे यह ध्यान रखना है कि जितना सॉल्यूट मैंने बाहर ऐड किया है उससे ज्यादा सॉल्यूट इस सेल के अंदर होना चाहिए। उससे ज्यादा सॉल्यूट क्या होना चाहिए, इस सेल के अंदर होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर थोड़े ज्यादा सॉल्यूट है, इसके अंदर थोड़े कम सॉल्यूट है। दूसरा केस में मैंने क्या किया, मैंने बाहर ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, बाहर मैंने क्या किया, ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया, और अंदर तो नॉर्मली उतने ही सॉल्यूट है। अंदर थोड़े से सॉल्यूट है, इसमें भी उतने सॉल्यूट थे, इसमें भी उतने सॉल्यूट है, और इसमें भी मान लो उतने सॉल्यूट है। मान लो इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल है सॉल्यूट के, तो बाहर भी 7 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन मैंने बना दिया। ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। पहला कंडीशन क्या है, वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। वाटर, यहां पे वाटर में सॉल्यूट कम है और सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। क्या बोला मैंने, यहां पे इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में वाटर के अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है, कम है। ठीक है, और सेल के अंदर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। इस कंडीशन को बच्चों हम लोग कहेंगे दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपो मतलब क्या, हाइपो मतलब कम। ठीक है, हाइपो मतलब क्या, कम। तो ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे जो सॉल्यूट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। समझ में आ रही बात। यहां पे हम लोग सॉल्यूशन के बिहाफ में बात करेंगे, सेल के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करने वाले, सेल भाड़ में गया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, इस वाटर के बिहाफ में। सही है, तो इस वाटर में अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दिस सेल,
तो इस सोल्यूशन को मैं क्या कहूंगा, दिस सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर है? यहां पे देखो, यहां पे इस वाटर के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सेल, तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा, हाई बोलते ना कि ये बंदा हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, जहां पे इस वाटर के अंदर, ठीक है, इस वाटर के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, सही है, और इस सेल के अंदर एज कंपेयर टू दिस वाटर कम कॉन्सेंट्रेशन है। इस सॉल्यूशन की बात करें, इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पे हम लोग ने इक्वल इक्वल कंडीशन बनाई है, मतलब जितनी कंडीशन, जितनी वाटर की, जितनी सॉल्यूट की कंडीशन इसके अंदर है, उतनी ही सॉल्यूट की कंडीशन इस बाहर वाले वाटर में है। तो ऐसे कंडीशन को बच्चों हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा और आइसोटोनिक में क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ और सोचो, सिंपल सी चीज है। देखो यहां पे, देख लो यहां पे क्या होने वाला है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसकी, सॉल्यूट की, सही है, किसकी, सॉल्यूट की। अब मान लो, यहां मानना तो क्या है, मैं आपको बता ही रहा हूं ना, यहां पे जब वाटर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का ज्यादा है, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो पानी कैसे मूव करेगा, पानी आपका इस सेल से इसके अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, इस सेल से इसके अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, इस सेल से, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, बाहर सॉल्यूट कम है, अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, अंदर का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर जहां पे भी सॉल्यूट कम होगा वहां पे वाटर इजीली मूव कर पाएगा, बताया ना मैंने अभी आप लोगों को, वाटर पोटेंशियल में यही सिखाया ना कि वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, कि जितना वाटर प्योर है, जितना वाटर प्योर फॉर्म में उसका उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और उसमें आप जितना सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होते जाएगा, गिरते जाएगा, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोग को कि यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस सेल, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और यहां पे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो हमेशा चीजें कैसे फ्लो, अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, तो हमेशा चीजें कैसे फ्लो करती है, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रिंसिपल, हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने लगेंगी। मतलब ये जो पानी है ये हमेशा कहां मूव करने लगेगा, इस वाटर के, सॉरी, पानी कहां मूव करने लगेगा, इस सेल के अंदर मूव करने लगेगा। और क्या होगा, यहाँ पे कैसी कंडीशन बनेगी, ये जो आपका सेल है बच्चों, ये पूरी तरीके से फूल जाएगा, ऐसा सेल था तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ऐसा, समझ रहे हो। और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम बाजू में चिपक जाएगा, समझ रहे हो। और इसके अंदर अभी भी सॉल्यूट की वही कॉन्सेंट्रेशन है, समझ रहे हो, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अभी तक चेंज नहीं हुई है। ऐसे सेल को हम लोग ने क्या बोला, ऐसे सेल को हम लोग ने बोला था बच्चों टर्जिड सेल, बोला था ना, भूलना नहीं है, सेम चीज है, दिस सेल इज द टर्जिड सेल। क्लियर है, आइसोटोनिक क्लियर, हाइपोटोनिक क्लियर हो गया। हाइपोटोनिक में आ जाओ, हाइपरटोनिक में आ जाओ। हाइपरटोनिक मतलब क्या, हाइपरटोनिक मैंने आपको बताया कि बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मैंने आपको बताया जितना आप सॉल्यूट डालोगे वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा, जितना सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो मतलब इसका वाटर पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू दिस सेल, सेल का वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, सही है। तो जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा से चीजें हमेशा लो की तरफ मूव करेंगी। मतलब इसका पानी कहां मूव करने लगेगा, बाहर की तरफ बच्चों, इसका पानी कहां मूव करने लगेगा, बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, समझ रहे हो, ठीक है। बाहर की तरफ पानी मूव करने लगेगा तो सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, सेल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये बाहर से सेल था, ये बाहर की सेल वॉल है, सेल वॉल तो नहीं, सेल वॉल कभी भी साइज कम बड़ा छोटा नहीं होता, सेल वॉल का हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज बड़ी छोटी होती है। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी चिपक जाएगी, समझ रहे हो। और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी चिपकेगी इस, अब देखो सेल वॉल के अंदर तो पानी जा सकता है ना, सेल वॉल के अंदर तो पानी जा सकता है क्योंकि सेल वॉल इज द फ्रीली परमिएबल। तो यहाँ पे पानी भर जाता है, यहाँ पे साइड में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाता पानी, बट यहाँ पे पानी आपका भर जाएगा। क्यों आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल वॉल इज द फ्रीली परमिएबल, ठीक है। सेल वॉल किसी को भी अलाउ कर देता है बट सेल मेम्ब्रेन सबको अलाउ नहीं करता। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। कुछ ऐसी कंडीशन भर जाएगी जिसमें सेल के अंदर तो पानी नहीं है बट सेल वॉल के अंदर पानी है, सही है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, इट इज द फ्लैसिड सेल।
याद आ रहा है, इट इज द फ्लैसिड सेल। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, इस कंडीशन की बात करते हैं। देखो ये हाइपोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक क्लियर हो गया, हाइपोटोनिक क्लियर हो गया, हाइपो क्लियर हो गया, हाइपर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आइसोटोनिक। देखो आइसो का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम सेम, मतलब जितने सॉल्यूट अंदर है, वाटर के अंदर है, उतने ही सॉल्यूट आपके सेल के अंदर भी है। सेम कंडीशन है बच्चों, ठीक है। जितने सॉल्यूट आपके वाटर के अंदर हैं, उतने ही सॉल्यूट आपके कहां पे हैं, सेल के अंदर भी हैं। तो क्या होगा यहां पे, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे पानी अंदर बाहर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी है। दोनों की जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू इसकी है, उतनी ही वाटर पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, इस वाले सेल की भी है। मतलब यहां पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, सही है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पानी ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, दोनों का पानी उतना ही स्टेबल है। समझ रहे हो? तो इस टाइम पे इस सेल के साइज में या शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सेल जो आपका जैसा था, दिस इज योर सेल, ठीक है, जैसा आपका सेल था आपको आपका सेल वैसा ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसा आपका सेल था आपको आपका सेल वैसा ही मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा। ये भी आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ना पानी अंदर आना ना पानी बाहर जा रहा है, तो जितना पानी इसके यहाँ पे उतना ही पानी यहाँ पे भी है। तो वेरी बद, ना वाटर अंदर जा रहा है ना वाटर बाहर जा रहा है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। जितने सॉल्यूट बाहर प्रेजेंट है उतने ही सॉल्यूट अंदर प्रेजेंट है। ऐसे सेल को क्या कहेंगे, ऐसे सेल को हम लोग कहेंगे बच्चों प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, क्लियर है। तो आपके बुक में एक अलग सा टॉपिक ही दिया हुआ है प्लाज्मोलाइड, तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि देखो यही चीज है, वहां पे भी सेम चीज है। तो सेम चीज आपको बार बार पढ़ा के क्या मतलब है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हमेशा रखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड सेल बन जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड सेल बन जाता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट एक और चीज पढ़ना है बच्चों आप लोगों को। ओके नेक्स्ट अभी हम लोग को पढ़ना है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। अब देखो हम लोग ने ये समझ लिया कि वाटर कैसे ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। कैसे, अगर एक सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब सेल के अंदर क्या होने वाला है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एब्जॉर्प्शन है, वो सारे के सारे डिफ्यूजन की वजह से होने वाले। देखो ये जो इतना कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो इतना कुछ अभी तक हम लोग ने पढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ध्यान से सुनो, कि जब भी आपका ट्री कुछ इस कंडीशन में होगा, मान लो ये आपका सॉइल का सरफेस है, सही है, और यहाँ पे ऐसे रूट्स लगे हुए हैं, ऐसे रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इस रूट्स में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल 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 प्रेजेंट है, सही है। होगा क्या इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनो, दीज आर द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा बच्चों, हम लोग को पता है सारे सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे भी थोड़े सॉल्यूट है, यहाँ पे भी थोड़े सॉल्यूट है, यहाँ पे भी थोड़े सॉल्यूट है, सही है। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, यहाँ वाटर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल, मान लो दिस आर द वाटर मॉलिक्यूल, दिस आर द H2O वाटर, सही है। कौन सा वाटर अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, याद करो लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको, कैपिलरी वाटर, ठीक है। कैपिलरी वाटर जो था कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाता है, वो यहाँ पे पानी भर जाता है ना इसके अंदर, तो ये जो कैपिलरी वाटर है यही अवेलेबल होता है रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन के लिए, सही है। जितने भी एब्जॉर्प्शन है वो सारे के सारे कैपिलरी वाटर से होता है। अब इस कैपिलरी वाटर में जितने भी वाटर प्रेजेंट है बच्चों, ये प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे कोई सॉल्यूट नहीं मिला हुआ, हो सकता है थोड़े सॉल्यूट हो, बट अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के कंपैरिजन में इसके अंदर इतने सॉल्यूट नहीं होंगे, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, सही है। इसके सेल के अंदर जितने भी वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम, इसका जो वाटर पोटेंशियल वो क्या होगा, कम। सो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रिंसिपल ये जो पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस सेल के अंदर चला जाएगा। दिस इज द एब्जॉर्प्शन, दिस इज द एब्जॉर्प्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट, समझ रहे हो। तो रूट आखिरकार कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर पोटेंशियल, समझ रहे हो। वाटर पोटेंशियल का यूज करके ये जितना भी पानी है ये इस सेल के अंदर फटाक से घुस जाएगा,
अब कंडीशन समझो, इस सेल के अंदर पानी आ गया है, मान लो ये पहला सेल था और इस पहले सेल के अंदर क्या आ गया, पानी आ चुका, सही है। अब देखो इसके अंदर पानी आ गया, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। इस बाजू वाले सेल के अंदर पानी है क्या, नहीं, इसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, इसका वाटर पोटेंशियल कम है, मतलब ये पानी फिर इसमें से इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, सही है। फिर ये वाला पानी इसमें से इस पे ट्रांसफर होगा, समझ रहे हो, फिर ये इसके बाजू वाले सेल में ट्रांसफर होगा, फिर यहां से ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसफर होते 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 ये कहां पहुंच जाएगा, प्लांट के पास पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। तो कितने चालाक है रूट्स, देख रहे हो, वाटर पोटेंशियल का हेल्प लेके ये क्या कर रहे हैं, सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और इस पानी को फिर आगे चल के बहुत सारे अलग अलग मीडियम से हम लोग ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ भेज दिया। अब हम लोग ने इतना समझ गया, हम लोग ने अभी तक इतना समझ लिया कि जो रूट है वो आखिरकार वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है, ठीक है, जो रूट है वो आखिरकार वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है। अलग अलग तरीके हम लोग ने देख लिए, इम्बाइबेशन पढ़ लिया हम लोग ने, फिर हम लोग ने ऑस्मोसिस देख लिया, डिफ्यूजन देख लिया, इतने सारे तरीके हम लोग ने पढ़े, जिससे हम लोग को ये समझ में आया कि आखिरकार ये जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। अब ये तो हो गया हमारा इतना बात। अब एब्जॉर्ब करने से कुछ चलेगा क्या, सिर्फ एब्जॉर्ब करना ही हमारा काम था क्या प्लांट का, नहीं, एब्जॉर्ब तो हो जाएगा रूट के अंदर, बट इस वाटर को बच्चों में प्लांट तक पहुंचाना है। प्लांट मतलब क्या, लीफ तक पहुंचाना है, समझ रहे हो। बहुत बड़े बड़े प्लांट होते, 100-100 मीटर लंबे प्लांट होते, तो इतने बड़े बड़े प्लांट में हमें क्या करना है, इस वाटर को ऊपर तक पहुंचाना है, समझ में आ रही बात, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ ऊपर ही नहीं, यहाँ पे जो सेल्स लगे होंगे इन सेल्स में भी पहुंचाना है हम लोग को, मतलब एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, इस सेल्स में भी हम लोग को पहुंचाना है, समझ रहे हो। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है, कि आखिरकार प्लांट के अंदर वाटर या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आखिरकार कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, बाकी की चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। तो कुछ टॉपिक्स हैं, देखो ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट में वो दो तरीके का होता है, एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, मान लो मुझे सेल में मुझे जो वाटर है या फिर दूसरी कोई भी चीज है, वाटर हो गया, फूड भी बना रहा है, तो अगर मुझे वाटर या फिर फूड इसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है या फिर 2-3 सेल में ट्रांसफर करना है, ज्यादा ऊपर तक ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो नहीं चुनूंगा भैया, मैं क्या चुनूंगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट चुनूंगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, आप लोगों ने कुछ टिश्यूज के नाम सुने होंगे, जैसे जाइलम, जाइलम का नाम सुना होगा, सही है। आप लोग ने फ्लोएम का नाम सुना होगा, ठीक है, फ्लोएम का नाम सुना होगा, जाइलम का नाम सुना होगा। क्या करते हैं ये, जाइलम एंड फ्लोएम आर द टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ या फिर ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है बच्चों, ज्यादातर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जो भी आपने रूट से एब्जॉर्ब किया था, मान लो दिस इज द प्लांट, ठीक है, और यहां पे क्या लगा हुआ है, आपका रूट लगा हुआ है, तो जितना भी आपने रूट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया था, ये जाइलम क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, समझ रहे हो। तो डायरेक्टली ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, एक पाइप लगी हुई है, ऐसे इमेजिन करो, जैसे हम लोग घर में पानी भरते हैं ना, तो हम लोग क्या, अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे, सेकंड फ्लोर पे रह रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पानी अटैच मोटर लगा देंगे नीचे और वहां से एक पानी अटैच कर देंगे, सही है। तो यहां से क्या होने लगता है, पानी यहां से वहां ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है। अब ये पानी ऊपर क्यों चढ़ता है, इसकी भी कुछ अलग अलग थियरीज है अपनी, कहीं पे एक रूट प्रेशर थियरी है, कहीं पे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, मैं सारी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, भी आपके बुक में दिया हुआ है, सही है। तो इसकी अलग अलग थियरीज है, अलग अलग थ्योरी बोलती है कि भैया ये वजह है जिसकी वजह से ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है, सही है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक एक थ्योरी, बट सिंपल सा अभी आप लोग क्या समझ लो कि जो जाइलम है वो यहाँ पे लगा हुआ है, रूट्स में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, सही है। और ये जाइलम क्या करेगा, वाटर को लेगा और इसको ऊपर 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 लेकर चले जाएगा, समझ में आई बात। ये क्यों लेकर जाएगा वो हम लोग थ्योरीज में पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद अगर हम लोग मैं फ्लोएम की बात करूं, फ्लोएम का फंक्शन क्या है बच्चों, फ्लोएम का फंक्शन है फूड को ट्रांसफर करना, इसको ट्रांसफर करना, फूड को ट्रांसफर करना। अब देखो हम लोग को सबको पता है, अभी आप लोग जब 11th में थे तो आप लोग ने 11th में फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस पढ़ी थी, याद है, याद है। यहां पे एक लीफ लगा हुआ है, मान लो यहां पे एक लीफ लगा हुआ है, दिस इज द लीफ, कुछ अजीब ही बन गया, मान लो दिस इज द लीफ, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस चल रही है। फोटोसिंथेसिस क्यों चल रही है भैया, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, सही है, वो खुद का खाना खुद से बना के खुद ही खुश रहते हैं। तो अब मान लो यहाँ पे खाना बन गया, मान लो ये ऑरेंज कलर में मैं जो दिखा रहा हूं, दिस इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फूड की जरूरत क्या रूट को भी है, बिल्कुल है, रूट को भी भैया फूड की जरूरत है ना, लेकिन क्या रूट खुद खाना बना रहा है, नहीं, क्योंकि रूट तो जमीन के अंदर है, तो उसको तो सनलाइट मिल ही नहीं रही ना।
तो इसका मतलब इस रूट को इस फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सही बात है। साथ ही साथ आपके मान लो यहाँ पे एक नए नए सेल्स बन रहे हैं, नए नए लीव बन रहे हैं, छोटे छोटे लीव से एकदम नए नए बन रहे हैं, और ये अभी तक फोटोसिंथेसिस करना शुरू नहीं कर रहे, अभी तक इनका फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हुआ, तो इनको भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तो इनको खाना कौन देगा? ये जो पुराना वाला लीफ प्रिपेयर किया है, यही खाना इसके पास भी जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपके जो फ्लोएम है वो खाने को ऊपर भी लेकर जाते हैं और खाने को नीचे भी लेकर जाते हैं। समझ में आ रही बात? आपका जो फ्लोएम था वो खाने को ऊपर भी लेकर जाएगा, जहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी उस वहां पे भी फूड जाके देगा, साथ ही साथ इस फूड को नीचे इन रूट्स तक भी लेके आएगा, क्योंकि भैया रूट्स को भी जरूरत है फूड की। समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोएम हमेशा बाई डायरेक्शनल होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं? हमेशा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये नीचे साइड भी मूव कर सकते हैं, ये ऊपर साइड में मूव कर सकते हैं। जहां पे भी जिसको भी फूड की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपका फ्लोएम क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। समझ रहे हो? सो फ्लोएम की बच्चों हमेशा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। किसी किसी बुक में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी लिखा हुआ रहता है, बट आप लोग मल्टी डायरेक्शनल मत लिखना, बाई डायरेक्शनल लिखना, क्योंकि आपके बुक में बाई डायरेक्शनल दिया हुआ है। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब इसका मतलब क्या है कि जाइलम आपका रूट से वाटर कलेक्ट करके ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये कभी भी ऊपर से वापस पानी लेके नीचे नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ठीक है? ये कभी भी पानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ नहीं आएगा, हमेशा ये नीचे से पानी ऊपर की तरफ ही लेकर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमेशा बच्चों यूनी डायरेक्शनल दिखाता है। यूनी डायरेक्शन मतलब क्या? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप सीधे सीधे ही चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, कभी वापस लौट के नहीं आ रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं आप यूनी डायरेक्शनल हो। समझ में आ रही बात? तो जाइलम क्या कर रहा है? सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कभी भी वो नीचे नहीं आता। सो जाइलम हैज अ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। सही है? वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम हैज अ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। जो फ्लोएम जो खाना यहाँ पे बन रहा है वो नीचे भी आएगा और यही खाना ऊपर भी जा सकता है। जब नए नए कोई फ्लावर बन रहा होगा, नया जब फ्लावर के अंदर, हम लोग ने पढ़ा ना, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें भी फूड की जरूरत पड़ती है, तो वो फूड भी कौन देगा? आपका फ्लोएम ही देगा। समझ रहे हो? तो ये सब तो बात होगी बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। एक और कंडीशन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मान लो इतना बड़ा प्लांट है, बट इतने बड़े प्लांट में मुझे यहां से यहां चीजें नहीं पहुंचानी, मुझे सिर्फ, मान लो दिस इज अनदर प्लांट, एक अलग सा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है? ये आपका एक प्लांट है, मान लो यहां पे एक सेल है और यहां पे एक सेल है। मुझे इस सेल से इस सेल में ही कोई चीज ट्रांसफर करनी है, मुझे फूड मॉलिक्यूल इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर करने, मुझे यहां से लेके यहां पे ट्रांसफर नहीं करना। तो क्या मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट चुनूंगा? क्या मैं जाइलम फ्लोएम को चुनूंगा? नहीं, मैं चुनूंगा बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि सेल टू सेल में अगर कोई भी चीज ट्रांसफर करनी हो तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं, एक आपका है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक आपका है बच्चों एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है? देखो समझो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। समझो, अगर कोई भी चीज है, देखो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया, अगर कोई भी चीज है, इसका यहां पे लिख लो, अगर कोई भी चीज है सेल टू सेल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करनी है, तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट लगेगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी चीज विद इन अ सेल ट्रांसफर करनी है, विद इन अ सेल ही ट्रांसफर करनी है, मतलब मान लो एक सेल है, ठीक है, और यहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, मुझे यहां से यहां ट्रांसफर करनी है, तो क्या मैं जाइलम फ्लोएम का यूज करूंगा? नहीं ना, मैं विद इन अ सेल अगर कोई भी चीज मुझे ट्रांसफर करनी है तो मैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगा। विद इन अ सेल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? मान लो, देखो यहां पे ये है, मान लो दिस इज योर सेल प्लांट, ये क्या है? आपका प्लांट का सेल है, ठीक है, कोई लीफ का सेल है, मान लो कोई भी एक लीफ है उसका ये सेल है। अब हम सबको पता है कि प्लांट्स के पास एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट। तो मान लो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का यूज क्या है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का यूज क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डब्बे पड़े होते हैं, याद है, जैसे हम लोग ग्रेना कहते हैं। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये फोटोसिंथेसिस। अगर आप लोग ने मेरे लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो मैंने भी पढ़ाया था JR ट्यूटोरियल्स पे, जो हमारा मेन चैनल था उस पे, सही है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इस ग्रेना के अंदर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखे होते हैं,
ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब क्या, वो पिगमेंट जो सन की लाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। सही है। तो मान लो यहाँ पे एक ग्राना पड़ा हुआ है, या फिर हम लोग बोल दो ये आपका एक साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मान लो सन है, दिस इज योर सन, और आपकी जो धूप है मतलब जो सन है वो सिर्फ इतने एरिया में पड़ रहा है, इतने एरिया में। मान लो सन जो है वो सिर्फ इतने ही एरिया में पड़ रहा है, सन की जो धूप है वो सिर्फ इतने ही एरिया में पड़ रही है, मान लो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इतने ही एरिया में धूप पड़ रही है। तो अब आपका क्लोरोप्लास्ट इस जगह पे रह के क्या करेगा भाई, अगर वो इस जगह पे रहेगा तो क्या उसको धूप मिलेगी? उसको धूप तो मिलेगी नहीं ना, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसे इस जगह से मूव होके इस जगह आना पड़ेगा। सही है, इसे कहां से, इधर से मूव होके उसे यहां पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए ना बच्चों यहाँ पे कुछ फाइबर्स लगे होते हैं, हर प्लांट में, हर लीफ में ऐसे कुछ ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं। ऐसे दूसरे कलर से बनाया जाए, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे फाइबर्स लगे होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इन फाइबर को ऐसे पकड़ेगा, यहां से ऐसे हाथ निकालेगा और इन फाइबर को ऐसे पकड़ेगा और इसको पकड़ के, ठीक है, मान लो दिस इज द योर क्लोरोप्लास्ट। तो क्या करने लगेगा, इस फाइबर को पकड़ के क्या कर जाएगा, ये इस साइड मूव हो जाएगा। समझ रहे हो, इस फाइबर को पकड़ के साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये इस साइड यहाँ पे मूव हो जाएगा। सही है। अब ये जैसे मूव हुआ तो क्या यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट था वो भी यहीं पे रहेगी क्या? नहीं, यहाँ वाली चीज इसके पीछे मूव हो जाएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे जो चीज होगी वो इसके पीछे मूव होने लगेगी। तो मतलब आपका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म घूमने लगेगा। इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन थोड़ा सा करो, इमेजिनेशन पावर की अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपका जो क्लोरोप्लास्ट था वो इधर से इधर आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये सनलाइट के लिए आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो इधर से इधर मूव करने लगा। सही है। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ मूव किया, मान लो पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे था, अब ये मूव करके इस साइड आ गया। बोला भाई मैं क्या करूंगा, उस साइड तो क्लोरोप्लास्ट चला गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया मूव करके इस साइड आ गया। मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा ऐसे घूम गया। समझ रहे हो, साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होने लगी। स्ट्रीमिंग समझ रहे हो ना, मतलब यहां से वहां स्ट्रीम्स आने लगे। स्ट्रीम्स मतलब बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज यहां से वहां मूव करने लग रही है। समझ रहे हो, दिस थिंग इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब अगर कोई भी चीज को सेल टू सेल ट्रांसफर करना हो, एक सेल से ही दूसरे सेल में ट्रांसफर करना हो, तो वहां पे हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का यूज करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका शॉर्ट डिस्टेंस में ही एक है एक्टिव ट्रांसफर। देखो ये हो गया अपना, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, समझ में आ गया। एक है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? एक्टिव मतलब देखो कोई भी चीज में अगर एक्टिव लग रही है, कोई भी चीज में बायोलॉजी में अगर एक्टिव वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एटीपी खर्च होने वाली है। यहाँ पे क्या खर्च होने वाली है? एटीपी खर्च होने वाली है। एटीपी मतलब क्या? एनर्जी खर्च होने वाली है। सही है। मान लो ये एक सेल है या फिर एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोग को पता है एक पंप लगा हुआ रहता है, पंप, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोग, एक पंप का एग्जाम्पल दे रहा हूं। दिस पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इट इज अ सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये पंप कहां लगा हुआ है? आपके इस सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। इस पंप का काम क्या है? ये पंप क्या करता है? ये बोलता है कि यार मैं बाहर जितना भी सोडियम पड़ा हुआ है, बाहर जितना भी सोडियम पड़ा हुआ है, उन सारे सोडियम को मैं क्या कर दूंगा, सेल के अंदर फेंक दूंगा। समझ रहे हो, मतलब हर एक सोडियम को अंदर फेंकूंगा और बाहर से इसके अंदर जितना भी पोटेशियम पड़ा हुआ है उन सारे पोटेशियम को मैं यहां से बाहर फेंक दूंगा। सही है। तो एक सोडियम अगर मैं अंदर फेंकूंगा तो 2 पोटेशियम मैं बाहर फेंकूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये पंप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का ट्रांसफर करना। सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक सोडियम को अंदर फेंकूंगा तो उसके बदले में मैं 2 पोटेशियम को बाहर फेंकूंगा। ठीक है, 2 पोटेशियम को बाहर फेंकूंगा। समझ रहे हो, मतलब अगर इसके अंदर से ये एक सोडियम अंदर जाएगा तो यहां से ये 2 पोटेशियम यहां से बाहर जाएगा। समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है? एक्सचेंज करवा रहा है। समझ रहे हो, डिफ्यूजन करवा रहा है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? सोडियम और पोटेशियम का। सही है। लेकिन ये बच्चों एब्जॉर्प्शन खुद से नहीं करता। ये बोलता है कि हर एक साइकिल में मैं हर बार जब ये एक साइकिल चलाऊंगा, मतलब जब मैं हर बार एक सोडियम को अंदर लूंगा और 2 पोटेशियम को बाहर छोड़ूंगा, तो हर साइकिल में मैं एक एटीपी यूज करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा?
एक एटीपी का यूज करूंगा। मतलब हर एक एटीपी के खर्च से, हर बार एक एटीपी के खर्च से ये क्या करेगा, एक सोडियम को अंदर लेगा और एक 2 पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। समझ लो। तो जहां पे भी आपके इस एक्सचेंज में या फिर एब्जॉर्प्शन में, किसी भी चीज के भी एक्सचेंज में या फिर एब्जॉर्प्शन में जब भी आपकी एटीपी खर्च होने लगे, ठीक है, क्या खर्च होने लगे बच्चों, एटीपी का खर्च आने लगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव का मतलब ही होता है जहां पे आप एटीपी यूज करो। समझ में आई बात। इसका मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया, सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर है। नेक्स्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, 2 चीजें पढ़ी थी ना आप लोगों ने, एक आपका डिफ्यूजन और एक आपका ऑस्मोसिस। दिस बोथ आर बिलोंग्स टू पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफ्यूजन और आपका ऑस्मोसिस। सही है। डिफ्यूजन का मतलब क्या, कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप चली जाएगी, नो यूज ऑफ एटीपी। पैसिव का मतलब ही है, पैसिव का मतलब ही देयर आर नो यूज ऑफ एटीपी, जहां पे एटीपी का बिल्कुल भी यूज ना हो। ठीक है, जहां पे हम एटीपी का बिल्कुल भी यूज ना करें, बिना एटीपी का यूज किए जहां पे कोई भी चीज ट्रांसफर हो जा रही है, दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके 2 चीजें हैं, एक आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो चीज हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने लगेगी विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। इनको कोई जरूरत नहीं है, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे। सही है। मान लो मैंने इस एरिया में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया, तो वो परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई, बाकी के एरिया में कम है, बाकी के घर में कम है, तो वो परफ्यूम फटाक से क्या होने लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगेगा। समझ रहे हो। तो वैसे जैसे मैं यहाँ पे कोई परफ्यूम मार रहा हूँ तो वहां पे स्मेल आने लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां से चीजें वहां पे ट्रांसफर हो रही हैं। समझ रहे हो। सो दिस इज द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का ही मतलब भी आप लोगों को अभी मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, इट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ये भी क्या है, डिफ्यूजन का ही टाइप है, बट विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से हो रहा है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है। सो आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो हमने कितनी चीजें कर ली, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हमारा हो गया। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एकदम अच्छे समझ में आ गया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया 2 चीजें हैं, एक आपका जाइलम और एक आपका फ्लोएम। ठीक है, जाइलम से आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम से आपका फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जाइलम आपका यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्लोएम आपका बाय डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शन में फ्लो होगा। सही है। तो अब इसके ऊपर कुछ थियरीज है बच्चों, अलग अलग साइंटिस्ट बताते हैं कि आखिरकार जाइलम नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है, एंटी ग्रेविटी फोर्स क्यों लगा रहा है। एंटी ग्रेविटी समझते हो ना, कोई भी जो चीज है उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। समझ रहे हो। जैसे अगर आप साइकिल से गिरे तो आप नीचे ही गिरोगे, ऊपर तो जाओगे नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि वाटर ये ऊपर चले जा रहा है और नीचे आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर कुछ थियरीज है, जैसे रूट प्रेशर थ्योरी है, फिर अभी काफी सारी थियरीज है। ठीक है, तो उस थियरीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर में मजा आया होगा पढ़ने में, बहुत सारी आप लोग ने नई नई चीजें सीखी होंगी आज। सही है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कर दिया करो। ठीक है, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर आपने बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किया है तो जरूर से उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप लोग को जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को फटाक से आपके फोन पे मिल जाए। क्लियर है, समझ में आ रही बात। और लेक्चर नंबर 1 और इसके पहले के कोई भी लेसन के कोई भी लेक्चर मिस कर दिए होंगे तो अब भी जाके देख लो। सही है, ताकि आपका वहां पे भी कोई भी डाउट ना रहे। समझ में आई बात। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।